बैकलैश 2026 का क्लोजिंग शॉट और जेकब फार्टू के पास में है रोमन रेंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और रोमन रेंस बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा है। इस मैच के बाद रोमन रेंस को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि हर ब्लड लाइन के मेंबर को सेम समझने की जरूरत शायद नहीं है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं बैकलैश को और सबसे पहले मैच से स्टार्ट करते हैं जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। अभी बैकलैश पूरी खत्म नहीं हुई है तो मुझे ऐसे मिड मतलब मैच खत्म होने के बाद जो मिड ब्रेक्स हैं उसमें मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैच आता है शो पर वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। इस मैच में सेथ रॉलिंस की जो एंट्रेंस है वो बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो मास्क वाली जो एंट्रेंसेज है अब वो थोड़ी ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। सेथ रॉलिंस मास्क वाली एंट्रेंस नहीं, उस लास्ट टाइम पे वो थोड़ा सा आँख में वो काला सा करके आए थे। ब्रॉन ब्रेकर भी जैकेट में बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे, स्पेशली जैसे ही वो निकलते हैं बाहर वो उनको बहुत ज़्यादा कूल बनाता है। वो एकदम लाइट में से जो आते हैं तो मैच बहुत ही फास्ट पेस पर ये स्टार्ट होता है क्योंकि इनके बीच में जो राइवलरी है वो थोड़ी सी पर्सनल है। ब्रॉन ब्रेकर को मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा सुप्लेक्सेस यूज़ करता हुआ देख रहा हूँ कि आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है। फिर ब्रॉन ब्रेकर का वो रोप्स में वो जो रनिंग द रोप्स जो करते हैं, भाई क्या स्पीड लग रही थी उसमें उनकी। ऐसा लग रहा था कि ये इतना चौड़ा सा आदमी भाई रिंग के बीच में ऐसे कैसे मूव कर सकता। थोड़ी सिमिलर ब्रॉक लेसनर जैसी वाइब ऐसा लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर ने क्या देनी शुरू करी है। ब्रॉन ब्रेकर क्या करते हैं, रिंग साइड पर स्पीयर मारने जाते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसको अपनी किक में बदल दिया और वो बहुत ज़्यादा वो वैसे मतलब कैमरा एंगल उसका बहुत अच्छा था। आई थिंक एग्जीक्यूशन फिर भी उतना अच्छा नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर भी स्टैंडिंग मून सॉल्ट लगाते हैं। तो अगेन ये जो ब्रॉन ब्रेकर स्ट्रेंथ लेके आते हैं और उसके साथ साथ जितने वो एजाइल हैं और उसके बाद ऐसे जो उड़ते हैं ब्रॉन ब्रेकर, वो उनको एक स्पेशल एथलीट बनाता है। अगर एंड डब्ल्यू भी उस तरीके से उनको शोज़ पर बुक करती है। अब इसके बाद मैच में क्या हो रहा होता है कि सारे दोनों ही जो सुपरस्टार्स है एक दूसरे को बस पिनफॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैच पेस पकड़ता है पूरी यहाँ से जब सेथ रॉलिंस ने बकल बॉम्ब हिट किया। उसके बाद वो मारने जा रहे होते हैं लेकिन ब्रॉन ब्रेकर में पता नहीं कहाँ से आत्मा ही, उन्होंने सीधा क्लोज लाइन उनको हिट कर दी। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सुप्लेक्स लगाया और उसके बाद वो फैल्कन एरो के लिए जाते हैं लेकिन वो फैल्कन एरो उल्टा ब्रॉन ब्रेकर ने ही लगा दिया। और फिर इस मैच में मूवमेंट आता है जब ऐसा लगा कि शायद विक्ट्री हो गई है इस मैच में सेथ रॉलिंस की, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री हिट करी। उसके बाद वो स्टॉम्प हिट करते हैं, पिन करने के लिए वो जा रहे होते हैं या पता नहीं क्या हो रहा था भाई, पहले ही जो एप्रन है उस पे पॉल हेमन खड़े हो जाते हैं जिस वजह से पिन फॉल नहीं हो पाया। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस स्टील चेयर निकालते हैं और तभी विजन के बाकी बंदे भी आ जाते हैं जो कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थियरी थे। दोनों को उन्होंने बजा दिया, इवन थियरी को तो उन्होंने रिंग साइड पर स्टॉम्प भी लगा दिया था, लेकिन जब वो लोगन पॉल को मारने जाते हैं तो लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस ने जैसे ही रिंग में एंटर किया उनको पड़ जाता है स्पीयर और इसके बाद जब वो दोबारा से जा रहे होते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस ने काउंटर कर दिया स्पीयर को एक पेडिग्री में। तो जैसे हमने अब तक सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फ्यूड में देखा है कि सेथ रॉलिंस ने इस मूव को बहुत यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा कूल भी लगता है, तो फिर से उन्होंने किया और पेडिग्री उन्होंने लगा दी थी। बट यहाँ पे फिर आती है स्पीयर की बौछार, क्योंकि एवलांच अपना स्टॉम्प मारने जा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया स्पीयर के साथ और फिर रीबाउंड में स्पीयर हिट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को उन्होंने इस मैच में पिन कर दिया। जैसा प्रिडिक्ट भी किया था कि ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा किसको फेवर करेगी इस मैच में, ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि उनको एक टैलेंट बनाना है और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फील्ड को आगे बढ़ाने वाली है तो फिर शायद यही इसकी एक सही डायरेक्शन थी। लेकिन सेथ रॉलिंस मैच हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि ये जो बंदा है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा। अभी शायद ये और ज़्यादा गुस्सा होगा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, पॉल हेमन के ऊपर, विजन के सारे ही मेंबर के ऊपर, और आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फील्ड को अच्छे से कुक करे। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया में जो मैच नहीं हुआ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का, शायद वो ग्रेटर गुड के लिए था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए और ये ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में था। इस मैच में पूरी तरीके से जो एक्ट है वो सैमी ज़ेन का एक हील सुपरस्टार की तरह है, ट्रिक विलियम्स यहाँ पे एक बेई फेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। और इस मैच में लिल यार्टी भी क्योंकि रिंग साइड पे थे तो सैमी ज़ेन उनसे कुछ ना कुछ बतियाए जा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा भी उठाया इस मैच में। ट्रिक विलियम्स ने ब्लू थंडर बॉम्ब उन्होंने लगाया तो उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। इसके बाद सैमी ज़ेन ने अपना नी का ड्रामा करना शुरू कर दिया कि जैसे कि उनके पैर में लग गई है, मतलब वो ऐसे जैसे सेथ रॉलिंस ने ड्रामा किया था वैसे ही कुछ ड्रामा था ये। लेकिन जो वो होते हैं रिंग साइड पर लिल यार्टी, उन्होंने कैंडी वाली वो जो केन है उससे मारा भी, रेफरी ने देखा नहीं लेकिन किकआउट फिर भी कर देते हैं सैमी ज़ेन ने प्योर हील वाली टैक्टिक यहाँ पे यूज़ करी। उन्होंने क्या किया, अपना वो जो नी का ड्रामा है वो करना शुरू कर दिया कि जैसे उनके लग गई है और इसका फ़ायदा वो उठाते हैं क्योंकि उन्होंने वो जो कैंडी वाली केन है उससे मार दिया था लेकिन फिर उसके बाद भी किकआउट हो जाता है। लिल यार्टी ने भी इसके बाद मारा और ट्रिक विलियम्स ने यहाँ पे विक्ट्री स्टील करने की कोशिश करी लेकिन वो चीज़ भी हो नहीं पाती और उसके बाद सैमी ज़ेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता
जाता है। रिंग साइड को उन्होंने हेलुआ किक भी लगा दी एलिलियाटी को, उसके बाद स्टील स्टेप्स के ऊपर भी उन्होंने ट्रिक विलियम्स को पटक दिया। लेकिन जब रिंग में जाते हैं सैमी ज़ेन तो भाई उधर जो है ट्रिक शॉट पड़ जाता है उनको, और इस मैच में चैंपियनशिप रिटेन कर ली है सैमी ज़ेन के सामने ट्रिक विलियम्स ने, जो कि सैमी ज़ेन के सामने ट्रिक विलियम्स ने, जो कि सही भी है क्योंकि अभी वो रेसलमेनिया में जीते तो वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं था और यही एक्सपेक्टेड भी था इस मैच का रिजल्ट। नेक्स्ट मैच आता है डैनहाउजन का टैग टीम मैच, और इस मैच में ऐसा लग रहा था कि कोई सरप्राइज वाला टैग टीम पार्टनर हो सकता है। वैसी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करी, लेकिन जो इस मैच का मेन मोटो था फन एलिमेंट ऐड करना, शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही से एग्जीक्यूट किया। क्या होता है इसमें कि डैनहाउजन वही जो क्लोनिंग मशीन उन्होंने बनाई होती है उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि छोटा मिनी डैनहाउजन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डैनहाउजन के डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू के टाइम पे भी देखा था। अब ये एक्चुअल में वही टैग टीम पार्टनर है डैनहाउजन का, जो मिनी हाउजन है। मैच स्टार्ट होता है तो उसी छोटे से ने किया वो, और शुरू में देखो उसने थोड़ा डोमिनेट किया, लेकिन मिज और किट विल्सन की फनी बात देखो, वो उनके सामने वो वाले मूव्स करने, जैसे मिज ने मिलिट्री प्रेस किया तो वैसे करके वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि देखो मैंने कितने मतलब ऐसा बलशाली काम कर लिया है। फिर वैसे ही किट विल्सन ने भी डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स लगाया। अब मैच में बहुत ज़्यादा वो मिनी हाउजन पिट गया था भाई, तो उसके बाद फिर डैन हाउजन को हॉट टैग मिलता है, और डैन हाउजन को हॉट टैग ऐसे मिला है कि जैसे कि भाई मतलब किसी बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू के खतरनाक, जैसे बटिस्टा को टैग इन मिल गया होगा वैसे वाली वाइब आ रही थी देख के, क्योंकि अब तक मिनी हाउजन की जो है बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई थी। मिनी हाउजन ने आउटसाइड डाइव लगाई तो क्या हुआ, फिर वो किट विल्सन भागने लगता है। अब उसके बाद जो है किट विल्सन ने वो मिनी हाउजन को उस क्लोनिंग मशीन के अंदर ही बंद कर दिया। अब वो क्लोनिंग मशीन चल पड़ी, और वो चली तो ऐसी चली कि जब वो खुली तो उसके बाद एक नहीं मल्टीपल मिनी हाउजन आ गए, जिसके बाद जो है उन्होंने मिलके बाजा बजाना शुरू कर दिया। एयरप्लेन स्पिन भी हमने देखा उस मिनी हाउजन की तरफ से, और वो किट विल्सन को लग रहा है तो वो एक बहुत भारी भरकम सा मूव लग रहा है। वेस्टलैंड फिनिशर लगाया, और कमेंट्री से बार बार बोल भी रहे थे कि वेड बैरेट का फिनिशर लगा दिया गया है। उसके बाद यूआर कर्स करके उन्होंने किया, लेकिन किट विल्सन ने वो मिरर यूज़ कर लिया जो कि उल्टा उनके ऊपर ही पड़ जाता है, और फिर मिज ने स्कल क्रशिंग फिनाले लगाया। वो इतना छोटा सा है भाई मिनी हाउजन कि वो जब लगा तो मिज ने पूरा हवा में ही उठा दिया था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली पैर टच होंगे नहीं। लेकिन इसके बाद फिर भी जो है कहानी बदलती है, क्योंकि भाई इस मैच में अच्छी बातें हमको डैनहाउजन के साथ ही देखने को मिलेंगी। पिन किया, लेकिन डैनहाउजन सेव करने के लिए आ जाते हैं, और फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया मिज ने, जो कि अपने ऊपर ही कर दिया, उन्होंने किट विल्सन के ऊपर कर दिया, और फिर डैनहाउजन ने अपनी किक के साथ ये वाला जो मैच है वो जीत लिया है। तो कोई सरप्राइजिंग टैग टीम पार्टनर नहीं था यहाँ पे, लेकिन वो एक फन एलिमेंट जो कि डैनहाउजन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहती है। अब पीएलई पे फीचर किया था तो आई थिंक यस डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस वे में डिलीवर तो किया फिर इस मैच में। नेक्स्ट मैच आता है शो पर इयो स्काई वर्सेस आस्का के बीच में, और ये वाली स्टोरी लाइन बहुत टाइम से चल रही थी। आज इस मैच के टाइम पर वी वांट कायरी के चैंट भी लग रहे थे, जिस जो मैच की स्टार्टिंग में लगे, लेकिन उसके बाद इतना कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। एक बहुत ही हार्ड हिटिंग टिपिकल जैपनीज एक क्लासिक मैच कैसा होता है उसके लिए आपको इस मैच को देखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया, थोड़ा सा और इसमें एक्शन डाला जा सकता था, लेकिन ये उस लेवल पे जाके मैं बात कर रहा हूँ जैसे हमको जापान में मैचेस देखने को मिलते हैं। मैच में जो है इयो स्काई ने एक बार अपना इमोट किया भाई, और जैसा जो उनका इमोट रहता है ऐसे वाला, तो उसके बाद भाई क्राउड ने क्या मतलब उसके बाद ऐसा लगा कि क्राउड इस मैच में पूरी तरीके से घुस गया है। अब एक ही चीज़ को काउंटर करना था इस मैच में इयो स्काई को, और वो था मिस्ट, और उन्होंने वो किया भी। अनाउंसर डेस्क के ऊपर वो चढ़े होते हैं, और उसके बाद जैसे ही आस्का ने अपना मिस्ट किया तो वेड बैरेट की वो जो नोटबुक है उसको बीच में लेके आ जाती हैं इसके बाद इयो स्काई, और इस चीज़ का उन्होंने एडवांटेज भी लिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ऐसा लगा कि शायद आस्का टैप आउट करवा सकती हैं, पास आउट करवा सकती हैं इयो स्काई को, लेकिन वो चीज़ होती नहीं, और एंड में अपना फिनिशर मूनसॉल्ट उन्होंने लगाया, और इस मैच में पिन कर दिया है उन्होंने आस्का को, और ये राइवलरी भी यहीं पर एंड हो गई है, क्योंकि इस मैच के एंड में हमने देखा कि दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को हक किया है। तो कायरी सेन जो कि इस वाली पूरी स्टोरी लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी, अब वो क्योंकि कंपनी में है नहीं, उनका कोई रोल भी नहीं है हमको यहाँ पे देखा, क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो इसका पार्ट बने, लेकिन वैसा भी हमने यहाँ पे कुछ देखा नहीं है। तो शायद अब देख के ऐसा लग रहा है, मतलब जैसा उन्होंने दिखाया दोनों ने हक भी कर लिया कि ये वाली स्टोरी लाइन यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी भी पड़ी हो, क्योंकि कायरी सेन की इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी थी, और वो ही अब कंपनी का पार्ट नहीं है। इसके बाद शो पर आती है जॉन सीना की अनाउंसमेंट, और भाई इसने डिसअपॉइंट तो नहीं किया देखो, क्योंकि एक क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड नहीं था। जॉन सीना ने आके बताया कि अपने अपने जो उनका लास्ट शो था सैटरडे नाइट्स मिनी इवेंट, वहाँ पे भी उनकी कोशिश थी कि एनएक्सटी के सुपरस्टार्स को आगे लेके जाएं। तो अब वो एक जॉन सीना क्लासिक करके कुछ नए एक ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर चैंपियनशिप भी आने वाली है और वोटिंग सिस्टम भी आएगा। आपको याद होगा आज से काफ़ी साल पहले फैंस भी वोट करते थे, और उसके बाद हम स्टिपुलेशन आते हुए देखते थे। तो यहाँ पे कुछ फैंस का भी वोटिंग सिस्टम होने वाला है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स करेंगे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस करेंगे।
एंड आई थिंक यहाँ पे क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड आपको मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। अभी देख के ऐसा लगा, पता नहीं, हो सकता है कि लेनी भी पड़े, लेकिन उन्होंने मेंशन ना किया हो, क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा बूज उनको मिलते। तो जॉन सीना की इस अनाउंसमेंट पे अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि फैंस को वोट करने का मौका मिलेगा। एनएक्सटी सुपरस्टार्स वर्सेस मेन रोस्टर के सुपरस्टार के बीच में कुछ तो मैचेस वगैरह होंगे। फिर यहाँ पे एक नई चैंपियनशिप भी आने वाली है, तो कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है। और अगर इसके पीछे जॉन सीना को फेस बनाया है और जिस हिसाब से ब्रांड नेम है जॉन सीना का, आई थिंक यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी वैसी अनाउंसमेंट नहीं थी ये, उससे काफ़ी अच्छी थी। बट देखते हैं कि क्या सारे फैंस वोट कर पाएंगे, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सुपरस्टार्स को चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इन पर ध्यान नहीं देती, तो अगर फैंस को वोट करने का एक राइट मिले तो शायद वो सुपरस्टार्स भी हमको चमकते हुए देख सकते हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट मैच की, और यहाँ पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, जहाँ पे रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। सबसे पहले जेकब फार्टो का आज जो पूरा लुक था, उन्होंने ब्लू कलर का अपना फिट पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उमागा, हाको, ये सारे सुपरस्टार्स को हमने पहले देखा, कुछ वैसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर वाइब दे रहे थे जेकब फार्टो यहाँ पे। रोमन रेंस की एंट्री हमेशा की तरह कूल ही लगती है। अब मैच की स्टार्टिंग में क्या होता है, रोमन रेंस ने एक बार टैकल किया जेकब फार्टो को, तो जेकब फार्टो ने उसको सेल भी नहीं किया और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो रोमन रेंस वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। लेट्स गो जेकब और ओटीसी वाले चैंट वहाँ पे लग रहे थे, तो वही बड़ा कूल लग रहा था देखने में। अब इसके बाद रोमन रेंस ने एक सुपरमैन पंच हिट किया, जिसपे जेकब फार्टो ने एक के बाद ही किक आउट कर दिया, और उसके बाद वो खड़े भी हो जाते हैं। रोमन रेंस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ भाई कि किस बंदे के साथ आज मैं पंगे लेने के लिए निकला हूँ। उसके बाद जेकब फार्टो का भी हमने सीक्वेंस देखा, रोमन रेंस ने फिर उसके बाद उन्हें बीच में रोके सुपरमैन पंच लगाया, और इस बार जेकब फार्टो का किकआउट थोड़ा दो के बाद ही होता है, तो अब ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैच में रोमन रेंस की ग्रिप आ रही है। इसके बाद रोमन रेंस ने अनाउंसर डेस्क को क्लियर किया, उनकी इंटेंशन थी वहां पे मारने के लिए, लेकिन वहां पे अपनी जो टोंगन ग्रिप है उसमें जेकब फार्टो ने फंसा दिया, और उसके बाद उन्होंने पावर बॉम्ब हिट कर दिया। अब किसी तरीके से जेकब फार्टो उसके बाद रोमन रेंस को रिंग में लेके जाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि भाई अब शायद रिंग में जाके काम खत्म हो सकता है, लेकिन रोमन रेंस ने एकदम से सरप्राइज किया, उन्होंने स्पीयर हिट किया, लेकिन पहले स्पीयर के ऊपर जेकब फार्टो ने किक आउट कर दिया था। तो यहाँ से पता चल गया था कि मैच जो है थोड़ा लंबा खिंचने वाला है। इसके बाद रोमन रेंस एक और स्पीयर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको पॉपअप समोन ड्रॉप में बदला, और फिर रोमन रेंस के ऊपर अपना मून सॉल्ट लगा दिया जेकब फार्टो ने। अब रोमन रेंस के फिनिशर के ऊपर किक आउट हुआ था, तो जेकब फार्टो के फिनिशर पर भी किक आउट होना ही था। एक बार फिर से वो टॉप रोप पे जाते हैं, रोमन रेंस ने इस बार नीज अप कर दी, और फिर दोबारा से उन्होंने टोंगन ग्रिप में फंसाया, और ऐसा लगा कि रोमन रेंस पास आउट कर जाएंगे, और यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता तो ये टाइटल चेंज होता। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस को फिर से उन्होंने रेफरी को वहाँ पे चिपका दिया, उन्होंने दो सुपरमैन पंच हिट किए, उसके बाद एक कैचिंग सुपरमैन पंच भी हिट किया, और उसके बाद स्पीयर हिट किया। और मुझे बिलीव नहीं हुआ इस मूवमेंट पे, क्योंकि जेकब फार्टो ने एक बार फिर से किक आउट कर दिया था। तो अब इस पॉइंट पे देख के ऐसा लग रहा था भाई, अगर जेकब फार्टो ने इतने किक आउट कर दिए हैं, तो अब शायद इस मैच में भाई अब रोमन रेंस के पास और कौन सा ही तरीका है इस मैच को जीतने का। लेकिन एक तरीका निकलता है रोमन रेंस के पास, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ वाला उनका पहले गिमिक था, जो उनकी रेन रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स का यूज़ किया। भले ही अब बंदा बेबी फेस है, लेकिन हरकतें फिर भी थोड़ी बहुत हील वाली यहाँ पे रहती हैं। एक बार फिर से टोंगन ग्रिप में उन्होंने उनको फंसाया, लेकिन इस बार वो जो टर्न बगल है वो एक्सपोज हो जाती है, और उस पर सिर मार दिया रोमन रेंस ने जेकब फार्टो का, और स्पीयर लगा के इस मैच में रोमन रेंस ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन शॉकिंग बात ये है कि रोमन रेंस से पहले भाई जेकब फार्टो ही खड़ा हो गया। मतलब जेकब फार्टो इस मैच को हारा है, लेकिन वो रोमन रेंस से पहले खड़े हो जाता है, और उसके बाद उन्होंने फिर से टोंगन डेथ ग्रिप में फंसाया। सिक्योरिटी वाले लोग आते हैं, रेफरी के ऊपर भी उन्होंने पॉपअप समोन वो जो अपना पावर पॉपअप समोन ड्रॉप जो है वो लगा दिया। भाई इतना कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है। इसके बाद उन्होंने एडम पियर्स को भी बाहर फेंक दिया था, और रोमन रेंस का चेहरा देख के लग रहा था भाई क्या बैंड बजा दिए जेकब फार्टो ने रोमन रेंस की। मतलब जैसे पहले तो स्पिट निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई सच में कुछ तो डाल दिया शायद रोमन रेंस के मुंह पे, कि वो टेलीविजन पर जब दिखे तो वो और भी ज़्यादा कूल लगे। कोई देख के बता ये नहीं कह सकता, क्योंकि यूजुअली जो ऐसे नॉकआउट पंच होते हैं, ऐसे मूव्स होते हैं, वो देख के लगता है भाई ये फील नहीं होते उतने। लेकिन अब टोंगन डेथ ग्रिप जो कि देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पकड़ा ही तो होगा, शायद नहीं पकड़ा होगा, लेकिन वो रोमन रेंस का हुलिया देख के समझ में आ जाएगा भाई कि क्या ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा था। अब जेकब फार्टो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से वापस आए, उन्होंने फिर से सिक्योरिटी वाले लोगों को साइड किया, और फिर से टोंगन ग्रिप में उन्होंने रोमन रेंस को फंसाया। और उसके साथ साथ वो जो चैंपियनशिप है, क्लोजिंग शॉट बैकलैश का कुछ ऐसा था, जब रोमन रेंस की चैंपियनशिप जो कि अब तक जेकब फार्टो ने जीती नहीं है, उसको वो पकड़ते हैं, और उन्होंने वहाँ पे स्टैंड टॉल किया है। मतलब रोमन रेंस ने टाइटल तो यहाँ पे रिटेन किया, बट उसके बावजूद मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस मैच में जेकब फार्टो दिखे हैं, और ये चीज़ क्लियर है कि इनकी जो राइवलरी है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो आज की बैकलैश देखो मैंने तो बहुत इन्जॉय की है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लो वाला मोमेंट आप निकाल नहीं सकते जो
जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवरी भी दी है। तो आज की बैकलैश को रेट किया जाएगा 4 स्टार। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड यूज़ करते हो तो आपको वेबसाइट के ऊपर प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। आपको बैकलैश कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।